गाइस, आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन बना चुके हैं और वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो ये है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। और ये सारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये दिए गए हैं हमारे चैप्टर के रीडिंग से पहले। Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. यानी कि उन पिक्चर को आपको सर्कल करना है जो कि हर वर्ड से मैच करें और अपने आंसर्स को आपको चेक करना है अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर करके, उनके साथ साझा करके। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले है वर्ड और यहाँ पर दो फेशियल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। एक तो सरप्राइज लग रहा है और दूसरा थोड़ा चिंतित है, और इसीलिए क्योंकि चिंतित को इंग्लिश में वरीड कहा जाता है, हम पहले वाले को सर्कल कर देंगे। प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ हों, एक ऐसा फार्म जिसमें बहुत सारे पेड़ हों और वो भी एक ही तरीके के, और हमें ये पहले वाले में दिख रहा है तो हम इसे प्लांटेशन उसमें करेंगे। फिर सेज यानी कि साधु, तो ये भी फर्स्ट वाला है, और सरप्राइज ये सेकंड वाला हमारा आ जाता है। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यानी कि इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है और अपने क्लासमेट्स और टीचर्स से साझा करना है। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू देन, व्हाट डिड यू डू देन। यानी कि मान लीजिए आप कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो आपने क्या काम किया है। तो अभी के लिए आप हो सकता है या तो अपने पेरेंट्स की मदद करें या फिर पढ़ाई में करें। ये आपके मेनली दो हार्ड वर्क्स होते हैं। तो फिर अगर हम अभी पढ़ाई के उस पर ले लें कि आपने पढ़ाई में हार्ड वर्क किया है, तो हमारा बाकी दो क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, जो आगे बी और सी वाले वो है, हाउ डिड इट हेल्प यू, यानी कि वो आपको कैसे मदद करता है। जैसे अगर आपने पढ़ाई की है तो वो आपको आगे जाके आपके अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। अब यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन, हाउ डिड इट मेक यू फील, यानी कि आपको वो कैसा महसूस कराता है। तो यहाँ पर इसका भी एक बहुत ही आसान सा आंसर है कि हमें खुश महसूस कराता है। इट मेक अस हैप्पी। अब हम यहाँ पे चले तो हमारा आता है दूसरा टॉपिक, यानी कि दूसरी हेडिंग जो कि है लेट अस डिस्कस। यहाँ पर जैसे कि हमारे चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, तो ये पहले वाले पार्ट के बाद जो लेट अस डिस्कस है उसके बारे में है। What did Ramanatha believe? रामानाथा क्या विश्वास करता था। Ramanatha believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. यानी कि रामानाथा को लगता था कि कोई मैजिक पोशन है जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन पर चले हम, तो हमें ये मिलता है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा। जो सेज था उसने रामानाथा को कैसे मदद की। The sage helped Ramanatha by telling him a way to get the magic potion. यानी कि जो साधु था उसने रामानाथा की मदद की यह बता के कि तुम कैसे मैजिक पोशन को ले सकते हो। Do you think Ramanatha will be able to collect the dew? Give a reason. क्या आपको लगता है कि रामानाथा ये ड्यू कलेक्ट कर पाएगा? इसके लिए कारण दीजिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रामानाथा है वो एक ऐसा इंसान है जो कि हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, बहुत लेजी इंसान है, और अगर उसे पैसा खाली बैठे मिल जाए, सिर्फ कुछ मेहनत करनी हो, तो उसके लिए वो बिल्कुल तैयार रहेगा, और इसका आंसर इसीलिए यस रहेगा। और अगर हम इसमें आंसर में देखें तो आ जाएगा ये, यस, बिकॉज रामानाथा वाज फुल ऑफ ग्रीड टू गेट दैट मैजिक पोशन। यानी कि जो और हाँ, ये काम रामानाथा कर सकता है क्योंकि रामानाथा बहुत ही लालची है इस मैजिक पोशन को पाने के लिए, और वो कुछ भी कर सकता है इस मैजिक पोशन को पाने के लिए। तो इसमें आप एक और लाइन जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, दैट रामानाथा कैन डू एनीथिंग टू गेट द मैजिक पोशन। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये सेकंड पार्ट के बाद में है, व्हाई वाज रामानाथा एंग्री। जो रामानाथा था वो गुस्सा क्यों था। Ramanatha was angry because the copper vessel do not turn into gold. यानी कि रामानाथा गुस्से में इसीलिए था क्योंकि जो कॉपर वेसल जिस पे उसने छिड़का था वो ड्यू,
वो गोल्ड में टर्न नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो वो ये है, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, यानी कि रामानाथा और मधुमती ने कैसे यहाँ पर अपनी वेल्थ बनाई, कैसे पैसा बनाया। तो जो रामानाथा और मधुमती थी उन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया और जो उनके प्लांटेशन में बनाना उगे उन्हें बेचा। तो इस तरीके से इन दोनों ने पैसा बनाया। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना चाहें तो वो ऐसे होगा, रामानाथा एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय डूइंग हार्ड वर्क एंड सेलिंग बनानास। यहाँ पे अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं तो वो है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इन लाइंस को आपको पढ़ना है जो नीचे दी गई हैं और फिर जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आंसर करना है। He spent all his time to learn about the magic potion. उसने अपना पूरा टाइम निकाल दिया मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। People cheated him about it, but he did not give up. यानी कि जो लोग थे उन्होंने चीट किया रामानाथा को यह कह कर कि हाँ तुम मेरे को पैसा दे दो, मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन वो कभी भी सही चीज नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी रामानाथा था जो कि हार मानने को तैयार नहीं। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो इस चीज से बहुत परेशान हो गई थी यह देख करके कि जो रामानाथा है वो कितना पैसा अपना स्पेंड कर रहा था इन सारी चीजों पे। She was sure that soon they would be without money. वो उसे कंफर्म था कि अब वो जल्द ही पैसे के बिना हो जाएंगे। Complete the sentence with a suitable reason. यहाँ पर जो अगला सेंटेंस दिया है उसे हमें कंप्लीट करना है एक वजह की वजह से। मतलब जो इसमें दिया गया है बिकॉज के बाद जो आगे दिया गया है उस स्टेटमेंट की वजह देनी होती है, तो उस हिसाब से हमें उस स्टेटमेंट की वजह देनी है। रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामानाथा ने हार नहीं मानी क्योंकि he truly believed in magic potion. क्योंकि वो जो था वो मैजिक पोशन में भरपूर तरीके से मानता था। उसे लगता था मैजिक पोशन है ही है, यानी कि कंफर्म कोई ना कोई मैजिक पोशन तो होगा, उसे ऐसा लगता था। रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपन एंड राइट द करेक्ट आउटकम्स इन द नेक्स्ट कॉलम, यानी कि आपको पहला कॉलम पढ़ना है जिसमें लिखा है व्हाट हैपन यानी कि क्या हुआ था, और ये लिखा है उसके आउटकम्स क्या निकले। अब हम यहाँ पे उस टेबल को देखें तो फिर पहले उसमें दिया गया है पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। जो लोग थे उन्होंने रामानाथा को कहा कि हम आपके बारे में मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन यह बता के उन्होंने उसको चीट किया, तो इसका आंसर आ जाएगा पीपल चीटेड। ऐसे जो बी वाला है उसमें है रामानाथा वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि जो रामानाथा था वो बहुत सारा पैसा अपना स्पेंड कर रहा था। तो इससे क्या हुआ था, जो मधुमती थी वो परेशान हो गई थी उसकी वाइफ, और उसे लग रहा था कि अब वो जल्द ही पैसे के बिना हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज वाइफ मधुमती वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। हमारा अगला क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो आगे की स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, यानी कि मधुमती थी वो परेशान हो गई थी इस चीज से यह देख करके कि रामानाथा क्या कर रहा था। तो ये चीज जो है वो ट्रू है, जैसा अभी हमने इसमें पढ़ा भी। आगे चले तो ये है रामानाथा वाज हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स, यानी कि जो रामानाथा था वो खुश था अपने फील्ड्स को जोतने में। तो ये भी एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि अगर हम साधु से मिलने की पहले से बात करें तो रामानाथा बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन साधु से मिलने के बाद वो बिल्कुल खुश था। लेकिन पहले क्योंकि उसने कभी खेत जोता नहीं, तो उस हिसाब से अगर हम बात का लेकर चले तो हाँ वो खुश था। यहाँ पे अगला जो सी पार्ट है वो ये है द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा। जो साधु था उसने सही दिशा दिखाने की कोशिश की रामानाथा, तो ये चीज बिल्कुल सही है। अब हम अगर अगले पैराग्राफ पे चले तो ये है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। उसने ध्यान से वो बॉटल सेज को दी। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। जो साधु था
वो मुस्कुराया और उसने कुछ वर्ड्स बोले उस पानी के ऊपर, और वो भी बहुत धीमी आवाज में, क्योंकि मटर्ड का मतलब होता है बहुत धीमी आवाज में कुछ बोलना। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। यानी कि फिर जो साधु था वो वापस दे देता है बॉटल को और कहता है अब इसे एक बार आजमा कर देखो। Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. जो रामानाथा था वो कुछ ड्रॉप्स छिड़कता है एक कॉपर वेसल पे, एक तांबे के बर्तन पर, और इंतजार करता है कि वो कब गोल्ड में बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। लेकिन जब रामानाथा इंतजार करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। यही चीज इस लाइन में बताई गई है। यहाँ पे अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो ये है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें बताया गया है कि कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन है। द सेज स्माइल्ड, यहाँ पे फर्स्ट है। फिर रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, ये सेकंड। रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, फिर he said something in a low voice over the water. Lastly, Ramanatha waited to see if the magic worked. जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया है द सेज स्माइल्ड, और लास्ट मतलब जो हमारा सेकंड वाला है उसमें लिखा गया है रामनाथा गेव द बॉटल टू द सेज। और हमने अभी जैसे वो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि रामानाथा ने बॉटल दिया और उसके बाद जो साधु था वो मुस्कुराया। और इस हिसाब से हमें पता चला कि जो ए है वो बी के पहले नहीं आएगा, बी ए के पहले आएगा। और अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो जो ये फर्स्ट वाला है इसमें ए फर्स्ट पे है और बी फोर्थ पे है, तो इसमें ए आगे है, ये गलत हो गया। सेकंड वाले में ए पहले है बी बाद में है, मतलब वो बी पहले है ए बाद में है, ये सही हो सकता है लेकिन हमें पहले बाद वाले चेक करने पड़ेंगे। अगले में देखें तो यहाँ पे भी ए बी है और फोर्थ में भी ए डी बी है जिसमें बी बाद में है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो सही वाला है वो हो गया हमारा सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि द रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, यानी कि रामानाथ ने बॉटल दी। फिर जो साधु था वो मुस्कुराया। फिर जो साधु था उसने कुछ धीमी आवाज में उस पानी पर कहा। इसके बाद जो रामानाथा था उसने कोई कुछ ड्रॉप्स डाले कॉपर वेसल पर, और लास्टली जो है वो उसने इंतजार किया कि वो मैजिक काम करेगा या नहीं। इसके बाद अगर हम अपने अगले क्वेश्चन पर जाएं तो वो ये है, fill in the blank with the correct word from the lines given above। यानी कि हमें इस इन ब्लैंक को फिल करना है सही उसके साथ, कौन सा वर्ड इसमें आएगा, और वो हमारे पैराग्राफ में दिया गया था। Seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled some water on it। तो यहाँ पर sprinkled इसीलिए आएगा क्योंकि जो हमारा ये पूरा पैसेज है उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि डालने से संबंधित हो, तो फिर स्प्रिंकल जो है वो छिड़कना है, तो ये लगभग डालने से संबंधित है। और जो गार्डनर होते हैं वो कई बार पानी छिड़कते हैं ये देख करके कि प्लांट ड्राई कर गया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये हो गया, हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामानाथा को कैसा फील हुआ होगा जब कॉपर वेसल को कुछ भी नहीं हुआ। तो रामानाथा को कंफर्म चीटिंग फील हुई होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा चीटेड। अगर आप लाइन में पूरे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, रामानाथा हैव फेल्ट चीटेड व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। अब यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। यानी कि रामानाथा को क्या कहा था सेज ने ये देखने के लिए कि मैजिक पोशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो ये है, द सेज गेव हिम द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड। He told him to plant bananas and collect 5 liters of dew. He would then make the magic potion. यानी कि जो सेज था उसने रामानाथा को फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला यानी कि किसी भी चीज को कैसे करना है उस चीज को बोलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला दिया कि कैसे
किसी भी चीज को गोल्ड में बदला जा सकता है। तो और उसने कहा कि इस काम करने के लिए तुम्हें सबसे पहले बनाना प्लांट करने पड़ेंगे और 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो सेज था वो उसे मैजिक पोशन में बदल दिया। आगे चलिए हमारा इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का। Why did the sage ask Ramanatha to do everything himself? यानी कि जो साधु था उसने क्यों कहा था रामानाथा से सारा काम खुद से करने के लिए? तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो साधु था वो चाहता था कि रामानाथा हार्ड वर्क करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, द सेज आस्क्ड रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट रामानाथा विल डू हार्ड वर्क। यही चीज जो कि हमने हिंदी में बताई। हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? तो यहाँ पर रामानाथा क्योंकि कंटिन्यूस अपना हार्ड वर्क देता रहा इन चीजों में और बनाना प्लांट करता रहा, इसीलिए उसका इतना बड़ा बनाना प्लांटेशन हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है, रामानाथा एंड मधुमती वर्क टुगेदर एंड ओवर टाइम देयर हार्ड वर्क रिजल्टेड इन अ बिग प्लांटेशन। यानी कि जो रामानाथा था और मधुमती थी उन दोनों ने मिलकर बहुत सारा काम किया और टाइम बीतते हुए रहा और जो उनका हार्ड वर्क था वो एक बिग प्लांटेशन में तब्दील हो गया। अब हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? यानी कि जो साधु था उसने कैसे रामानाथा को विश्वास दिलाया कि यहाँ पर कोई भी मैजिक पोशन नहीं है? यहाँ पे क्योंकि आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो साधु था उसने रामानाथा को कहा था कि तुम प्लांट्स बनाना ट्रीज को प्लांट करो और उनसे ड्यू कलेक्ट करो, और जब वो ड्यू कॉपर वेसल को गोल्ड में नहीं तब्दील कर पाई तो फिर जो सेज था उसने बताया कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं है, जो असली मैजिक है वो तुम्हारे एफर्ट और वो डेडिकेशन है जिसने इस पूरे बनाना प्लांटेशन को खड़ा किया और उसकी सेल को तैयार किया, यानी कि उसको बिचवाया। यहाँ पे इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा, द सेज इंस्ट्रक्टेड रामानाथा टू प्लांट बनाना ट्रीज एंड कलेक्ट ड्यू, and when the dew didn't transform a copper vessel into gold, the sage explained that the real magic was the effort and dedication that produced the banana plantation and its sale. यानी कि जो अभी हमने बताया वही इसका मीनिंग। यहाँ पे अगला अगर हम इसका पार्ट देखें तो फिर ये है, fill in the before and after table about रामानाथा। यानी कि रामानाथा के बारे में पहले और बाद की टेबल भरी, और इसमें पहले बाद में का ये है, यानी कि रामानाथा साधु से मिलने से पहला कैसे था और साधु से मिलने के बाद कैसा था। सबसे पहले अगर साधु से मिलने का पहले देखें तो फिर वो अपना पूरा टाइम और अपना पैसा उस मैजिक पोशन के बारे में जानना चाहता था। तो फिर इंग्लिश में हो जाएगा, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम टू नो अबाउट द मैजिक पोशन। और दूसरे में अगर हम देखें तो जो रामानाथा था वो तब भी सोचता रहा मैजिक पोशन के बारे में। तो फिर इंग्लिश में रामानाथा कंटिन्यूड थिंकिंग अबाउट द मैजिक पोशन। अगर हम देखें कि साधु से मिलने के बाद उसने क्या काम किया तो फिर वो ये हो जाएगा, ही टोल्ड द सेज अबाउट द मैजिक पोशन। उसने मैजिक पोशन के बारे में साधु को बताया। और सेकंड में ही प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना ट्रीज, यानी कि उसने और बनाना ट्रीज प्लांट किए। आगे हम चलें तो यहाँ पे है हमारा एक अगला टॉपिक, लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, promised, spending, cheated, luck, remember, huge, difficult और market. Use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra words in the box that you do not need. यानी कि इन सारे वर्ड्स को आपको करेक्टली यूज करना है आगे दिए गए पैराग्राफ में, और इनमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे पहला हमारा जो ब्लैंक है वो सबसे पहली लाइन में है, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड डैश कोकोनट प्लांटेशन। जैसा कि हमें यहाँ पर देख के पता चला कि नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और इनमें कोई भी अगर हम एडजेक्टिव देखें तो फिर प्रॉमिस्ड नहीं है, स्पेंडिंग भी नहीं है, चीटेड भी नहीं है, लक भी नहीं, रिमेंबर भी नहीं, ह्यूज है, डिफिकल्ट है और मार्केट नहीं है।
यानी कि सिर्फ दो ही हमारे पास एडजेक्टिव है, ह्यूज और डिफिकल्ट। लेकिन कभी भी कोई कोकोनट प्लांटेशन तो डिफिकल्ट तो हो नहीं सकती, तो फिर इससे पता चलता है कि यहाँ पर आ जाएगा ह्यूज। आगे हम चले तो सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश। वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता था। डिपेंड हम किस चीज पे करेंगे, प्रॉमिस पे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस क्योंकि हमारे वर्ब है इस पे नहीं कर सकते। यानी कि हमें कोई नाउन चाहिए यहाँ पर, और हमारे इस पूरे में सिर्फ दो ही नाउन है, लक और मार्केट। लेकिन क्योंकि अगर कोई फार्मर है तो उसे मार्केट पे तो डिपेंड होना ही पड़ेगा, उसे अगर अपना सामान सेल करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक। आगे चले तो है एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव अप। यानी कि जो हर दिन था वो क्या था इसमें पूछा गया है, तो फिर ये बता रहा है उसकी विशेषता, और विशेषता बताने वाले को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। और अभी हमने देखा था कि हमारे पास दो ही एडजेक्टिव थे, ह्यूज और डिफिकल्ट। ह्यूज यूज आ गया है तो डिफिकल्ट इसका आंसर होगा। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड प्रॉमिस्ड एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। यानी कि उस जो एक दिन एक आदमी आया और उससे कुछ कोकोनट खरीदी, और उसने एक यहाँ पर वर्ब की जरूरत है, और तो क्या फिर अगले दिन पैसे देने का डैश किया। डैश से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब की जरूरत है। इसमें अगर हम वर्ब देखें तो फिर प्रॉमिस्ड है, स्पेंडिंग, रिमेंबर और चीटेड, यही यहाँ पर ये चार हैं। लेकिन क्योंकि हम स्टोरी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर दो ही हमारे वर्ब काम करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें दो ही सेकंड फॉर्म है, एक तो प्रॉमिस्ड, एक चीटेड। सेंटेंस के हिसाब से अब हम प्रॉमिस्ड और चीटेड को लगा के देख सकते हैं। एंड चीटेड टू पे अगर हम इसे यूज करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फार्मर फिर उसे वहीं पे पकड़ लेगा, इसीलिए यहाँ पर प्रॉमिस्ड इसका सही आंसर। Day passed and the man did not pay him anything. The farmer felt dash. यानी कि दिन बीते और उस इंसान ने फार्मर को कुछ भी पे नहीं किया, और फिर जो फार्मर था उसने क्या फील किया इसमें पूछा गया है। और यहाँ पे भी हमें एक वर्ब की जरूरत है, तो अभी हमने देखा था इसमें सिर्फ चीटेड ही फिट हो सकती है। About 2 months later he met the same man and asked him about his money. 2 महीने बाद उसे सेम इंसान मिलता है और उससे पैसे के बारे में वो फार्मर पूछता है। तो फिर जो इंसान था वो कहता है आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर, यहाँ पर रिमेंबर आ जाएगा क्योंकि अब हमारे सिर्फ तीन ही वर्ड्स बचे हैं, एक तो रिमेंबर बचा है, एक स्पेंडिंग बचा है और मार्केट बचा है। और क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट यूज कर नहीं सकते, एक नाउन है, और स्पेंडिंग और रिमेंबर यहाँ पे हमारे दो वर्ब हैं, इसमें जो यूज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बाइंग भी है। तो फिर अगर हम देखें तो स्पेंडिंग नहीं हो सकता, नाउ आई स्पेंडिंग बाइंग, तो डबल आईएनजी नहीं आएगा, रिमेंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम बी, मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन। यानी कि आपको सबसे पहले तो कॉलम ए पढ़ना है और फिर नए वर्ड्स पढ़ने हैं जो कि कॉलम बी में है, और अगला जो कॉलम है उसमें कॉलम बी के मीनिंग दिए गए हैं और कुछ भरने हैं आपको, तो वो हमें भरने हैं। देखते हैं अब हमारे यहाँ पर सबसे पहले आई दिया है और आई दिया है, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन इनके मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग्स भी अलग है, और ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। इनकी डेफिनेशन वगैरह अभी हमें दी गई है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई एक तो हो गया मैं, और दूसरा आई जिसका मीनिंग अगले कॉलम में पूछा गया है, तो उसका हो जाएगा हमारी आंख। और आंख एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें देखने में मदद करता है, तो फिर हम यहाँ पे लगा देंगे एन ऑर्गन दैट हेल्प इन सीइंग।
अगला है हमारा योर और योर। पहले योर का मतलब है आपका, और बाद की योर ये एक शॉर्ट फॉर्म है यू आर का। यू आर यानी कि आप हैं। फिर आता है हमारा ड्यू और ड्यू। ड्यू यानी कि हमारी ओस, और ड्यू यानी कि किसके कारण, तो ये ड्यू का मीनिंग हो जाता है। इसमें आगे दिया भी गया है इसका मीनिंग। फिर आता है सन और सन। पहले सन का मतलब एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेटा, और बाद के सन का मतलब हो जाता है सूरज। इसे इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वही हो जाएगी एक अ बिग स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल के बिल्कुल मध्य में, सेंटर में एक बड़ा सा तारा। अब यहाँ पे वन और वन, पहले वन का मतलब एक और दूसरे वन का मतलब जीतना, और इसका ये सेकंड फॉर्म होती है यानी कि पास्ट फॉर्म होती है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है पास्ट टेंस ऑफ विन। फिर एट और एट, पहले एट का मतलब खाना खाना, वो भी उसका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, और बाद के एट का मतलब आठ यानी कि एट नंबर। यहाँ पे बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन इसकी हमें डेफिनेशन दे दिया तो हम ये लिख सकते हैं अ नंबर दैट कम्स आफ्टर सेवन। फिर आता है सी और सी। पहले सी का मतलब देखना और बाद के सी का मतलब समुद्र। तो समुद्र जो होता है वो एक बिग वाटर बॉडी होती है, यहाँ पे इसका मतलब। अब यहाँ पे हमें होमोफोन्स की डेफिनेशन दी गई है। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो और द टेबल above have the same sounds but different spellings and meanings. Such words are called homophones. यानी कि जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं हर रो में, उनकी जो साउंड है वो सेम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। और जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है, choose four pairs of homophones from the table above, and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. यानी कि आपको इनमें से कोई चार पेयर होमोफोन्स के चूज करने हैं इस टेबल में से, और उन पेयर के लिए एक सेंटेंस लिखना है जिसमें दोनों होमोफोन्स आते हैं। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। उन आंसर को आपको चेक करना है टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करके। An example has been given below. एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे लिए दिया गया है। I ate 8 bananas for breakfast today. मैंने आज 8 बनानास खाए अपने ब्रेकफास्ट के लिए। अब हम यहाँ पे अगर आंसर देखें तो फिर हमारा पहला वाला आ जाता है I can see the sea from this mountain. यानी कि मैं यहाँ से समुद्र देख सकता हूँ इस माउंटेन से। अब यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल, वन बॉय वन द मैच, यानी कि एक बच्चे ने मैच को जीत लिया। अगला, कर्ण वॉज द सन ऑफ गॉड सन। जैसे कि हमने महाभारत अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक कर्ण नाम का इंसान था, तो फिर वो सूर्य देव का बेटा था, और इसी चीज को इस सेंटेंस में बोला गया है। आई कांट सी फ्रॉम वन आई, मैं एक आंख से नहीं देख सकता। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। Match the phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. यानी कि यहाँ पर हमें कॉलम ए के फ्रेजेस को कॉलम बी के फ्रेजेस से मैच करना है और बीच के कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करना है इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज होता है सेंटेंस का एक हिस्सा। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन का टेबल दिया गया है। सबसे पहले तो दिया गया है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, और ब्रैकेट में है व्हेन, यानी कि इन्होंने कब दिया। और व्हेन के लिए अगर हम यहाँ पे वर्ड्स देखें तो कनेक्टिंग वर्ड्स में सिर्फ बिफोर और एज सुन एज यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो फिर एज सुन एज मतलब जैसे ही ये हुआ तो वैसे वो हो गया, ये वाली चीज होती है एज सुन एज। और कोई भी डेडलाइन के खत्म होते ही अपना काम नहीं देगा, उससे पहले ही देगा, तो हम बिफोर यूज करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने अपना वर्क सबमिट कर दिया डेडलाइन के खत्म होने से पहले। अब हम यहाँ पे अगला देखें तो फिर वो है he did not want to rock climbing
और वाई के लिए भी इसमें दो वर्ड्स हैं, बिकॉज और एज। और यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक रॉक क्लाइंबिंग एज ऑफ, क्योंकि एज ऑफ का जो पेयर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए हमें कोई और वर्ड चाहिए, तो बिकॉज यूज कर लेंगे हम, और ये बन जाएगा he did not want to try rock climbing because of his fear of heights। यानी कि वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर है हाइट्स का, यानी कि ऊंचाइयों का। द चिल्ड्रन ran towards the gate। यहाँ पे हमने वह पहले ही देखा था कि वैन के लिए कौन सा शब्द बचा है, और वो है as soon as। द बेल rang। यानी कि जो बच्चे थे वो दरवाजे की तरफ भागने लगे जैसे ही बेल बजी। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे। और यहाँ पे एक ही अब हमारा बचा है एज, और लास्ट में एक ही बचा है देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो ये बन जाएगा हमारा नितिन वॉज लेट टू स्कूल एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। यानी कि जो नितिन था वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैफिक जैम था। आगे चले तो हमें टंग ट्विस्टर दिया गया है एक, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। और टंग ट्विस्टर यानी कि एक ऐसी लाइन जो आपकी टंग को ट्विस्ट कर दे, यानी कि आप उसमें पूरी तरीके से बोल ना पाए उसे ढंग से। और बाकी इसमें कहा गया आप अपने खुद के टंग ट्विस्टर्स बनाएं, तो ये आप खुद करें और इसे आप ट्राई करें बोलने का, इस हमारी बुक में दिया गया है। आगे चले तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के बारे में दिया गया है, जो कि हमारे चैप्टर यानी कि पूरी यूनिट के बाद में दिया गया है। और इस यूनिट में अगर हम बात करें इस यूनिट के ट्रांसक्रिप्ट में, तो उसमें यहाँ पे स्टोरी से रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले आपको उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम इसका अगर आंसर बता दें तो फिर यहाँ पर सबसे पहले तो वो जाती है 6 नंबर का है, जो हमारा ए वाला है वो 6 नंबर पे है, और 1 है सी, यानी कि जो सी वाला है, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। यहाँ पे मधुमती के बारे में बताया गया है कि मधुमती का जब प्लांटेशन हो गया तो उसने क्या किया। सबसे पहले वाला है 1, अगर हम ट्रांसक्रिप्ट को फॉलो करें, यानी कि वो सबसे पहले अपनी मदर के पास जाती है और उन्हें 2 दर्जन बनाना देती है। फिर आगे दिया गया है सेकंड वाला जी, यानी कि वो अपनी फिर मार्केट में जाती है और बनाना सेल करती है। थर्ड नंबर पे बी, उसके बाद उसे अपनी दोस्त मिलती है मार्केट में जिसका नाम कालावती बताया गया है। फिर फोर्थ है एफ, और क्योंकि हमारे यहाँ दिया गया है फ्रेंड कालावती, और अगर हम देखें तो इसके बाद एक और ऐसे ही हमारा जो दिया गया है वो फ्रेंड के लिए, वो इसके बाद आएगा एफ वाला, क्योंकि फ्रेंड कलावती है उसकी। तो और हमारे ट्रांसक्रिप्ट में लिखा था कि उसने 1 दर्जन बनानास दी, और 1 दर्जन बनानास होते हैं 12 बनानास, तो एफ आ जाएगा। फिर 5th नंबर पे आता है हमारा डी, यानी कि वो उसके बाद अपने घर जाने को सोचती है क्योंकि उसके पास कुछ ही बनानास बचे थे। और फिर ई नंबर यहाँ पर हमारा जैसे हमने 5th कर लिया था, 6 आ जाएगा ए, वो अपने 2 बनानास एक बच्चे को देती है जो कि वहां पर भूखा था। और इसके बाद हमारा एक ही बचता है और वो है ई, वो अपने नेबर के पास जाती है और उसे बनानास का एक बंच गिफ्ट कर देती है। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि अगले टॉपिक पे, लेट अस स्पीक। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। और इसमें जो सारे वर्ड्स में एस जो है उसे हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम बट द साउंड ऑफ द लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। यानी कि जो सारे ही वर्ड्स हैं उनमें एक लेटर आता है जिसे हम बोलते हैं एस, लेकिन जो लेटर एस है उसकी साउंड हमेशा सेम नहीं है। जैसे कि सेज में एस है, प्रॉमिसिंग में भी एस, विजडम में ज यानी कि जेड की साउंड आ रही है, ट्रीज में भी जेड की साउंड, और
सरप्राइज, इसमें दोनों साउंड आ रही हैं। जो फर्स्ट वाला एस है उसमें एस की और बाद वाला ज, सरप्राइज यानी कि जेड की साउंड आ रही है। यही चीज यहाँ पे दी हुई है, जो वर्ड्स दिए हैं उनमें कौन से में कौन सा हाँ जेड या एस की साउंड आ रही है, जो हमने अभी बताया। फिर यहाँ पे लिखा गया है, अब जो आगे वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन से में इसकी साउंड एस आ रही है और कौन से में जेड आ रही है। जिसमें आवाज जेड आएगी उसमें हमने क्रॉस लगा रखा है और जिसमें एस आएगी उस पर टिक। बेड्स यानी कि यहाँ पर हमारा जेड है। और अगर आप ध्यान से देखें तो फिर जो भी वर्ड्स हैं जो कि एस से खत्म हो रहे हैं यानी कि प्लूरल बना रहे हैं, उनमें अधिकतर हमारा यहाँ पे जेड की साउंड आती है। क्लोथ्स में इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें एस से पहले ई आ रहा है। अगर यहाँ पे ई नहीं होता, क्लोथ्स होता तो क्लोज हो जाता, यानी कि जेड की साउंड आती। यानी कि जो भी हमारे वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में एस आए और एस आए लेकिन ई एस ना हो लास्ट में, तो फिर उसमें अगर हम देखें तो जेड की साउंड आएगी। जैसे बेड्स, कीज, बैग्स, यहाँ तक कि वर्ड्स, जो ये वर्ड है उसमें भी एस की साउंड जेड है। अब हम यहाँ पे और वर्ड्स देख लें जिनमें जेड है, तो वो वॉज, नोज, ये वर्ड्स है। फिर एस के लिए सैंड, क्लोथ्स, सी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर। यू मे यूज द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। ये आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ और ये ब्रैकेट वाले आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग करने के। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। यानी कि जो हार्ड वर्क है वो आपके हिसाब से क्या है। ब्रैकेट में इसमें कुछ हिंट दिए गए हैं, जैसे इट मीन्स, इट इज समथिंग, वेल यू सी, व्हाट आई मीन इज। यानी कि आपके लिए हार्ड वर्क क्या है। हार्ड वर्क अगर हम देखना चाहें तो हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जो कि हमें खुशी देती है। अगर हम कुछ करें हमें बाद में वो मदद करती है किसी चीज में। जैसे पढ़ाई में हम हार्ड वर्क करें तो हमें अच्छे नंबर देगी। हम किसी बुजुर्ग की मदद करें तो फिर वो हमें आशीर्वाद देंगे। ये ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे अब हम अगला क्वेश्चन देखें तो गिव 3 रीजन व्हाई डू यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। यानी कि आपको 3 रीजन देने हैं कि हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट क्यों है। हम ब्रैकेट में दिया गया है, फर्स्टली आई फील, बिकॉज, सेकेंडली आई थिंक, सिंस, लास्टली आई बिलीव एज। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर हार्ड वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमें 3 तरीकों से इसमें बताना है। पहली चीज तो हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है कि हाँ हमने एक काम किया है। और अगर हम थर्ड में देखें तो हमें लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, और अगर हम अब आगे चलें तो इसमें थर्ड जो है वो भी आप के लिए लगभग यही है, इसमें यही आंसर्स होंगे। वैसे इसका जो हिंदी मीनिंग है वो ये है, आपको 3 आइडियाज शेयर करने हैं एक इंसान से जो कि हार्ड वर्क उसे करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हमारा अगला टॉपिक है लेट अस राइट। वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। You may take the help of the words given in brackets. Share your answers with your classmates and teacher. आपको यहाँ पर पेयर्स में काम करना है और बनाना का डिस्क्रिप्शन बताना है और आपको इन ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं और अपना आंसर आपको क्लासमेट्स और टीचर्स से शेयर करना है। ये एक फोटो दी गई है और यहाँ पे हमें बनाने, क्योंकि लास्ट में लिखा है 8 सेंटेंस। अगर इस क्वेश्चन को हम आगे पूरा बढ़ा दें और यहाँ पे 6 डब्बे दिए गए हैं तो 6 सेंटेंस तो इन्हीं से निकलेंगे। जैसे कि व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, तो आप लिख देंगे आपको कौन से टाइम पे पसंद है। ऐसी टेस्ट, इट्स टेस्ट इज, तो उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट एंड क्रीमी होता है। फिर कलर ऑफ द आउटर कवरिंग और एंड फ्रूट, तो वो हमारा हो जाता है येलो और ये हो जाता है हमारा आउटर कवरिंग का और फ्रूट का हो जाता है वाइट। फिर स्मेल, स्मेल उसकी फ्रूटी और स्ट्रॉन्ग, साथ ही में स्वीट, और उसका जो आउटर कवरिंग होती है वो टच करने में
सॉफ्ट लगती है, सॉफ्ट और स्मूथ। और वो हेल्दी इसीलिए है क्योंकि हमें वो एनर्जी देता है, विटामिन में रिच है, फैट वाला ऐसा नहीं है ऐसे। फिर हम अगर हम आगे सेंटेंस में देख लें तो फिर ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं एक अलग टाइप के बनाना के बारे में जिसे हम बोलते हैं ब्लू जावा बनाना। इसमें हमारे बुक में दिया गया है, देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बनाना है जिसे हम ब्लू जावा बनाना कहते हैं। दिस बनाना हैज गॉट हिज नेम फॉर इट्स ब्लू स्किन। ये बनाना है, उसको ये नाम इसीलिए मिला है क्योंकि उसकी जो स्किन है वो ब्लू होती है। It is also known as ice cream banana as it is so creamy and tastes like ice cream. इस बनाना को आइस क्रीम बनाना भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होता है और आइसक्रीम की तरह इसका टेस्ट होता है। It is grown in Southeast Asia and Hawaii. ये जो हमारा बनाना है वो साउथ ईस्ट एशिया में उगता है, यानी कि जो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया जैसे कंट्रीज हैं उधर उगता है और हवाई में उगता है। जो ये हवाई है वो यूएसए का एक हिस्सा है, जो कि पैसिफिक ओशियंस में पड़ता है, तो हवाई वो एरिया है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट। जो ये बनाना प्लांट है वो लगभग 15 से 20 फीट ऊपर तक उगते हैं। और यहाँ पे हमारा ब्लू जावा की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है ब्लू जावा बनाना की। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी के लिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।